जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट, ठीक है। सी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ठीक है। बाकी जितने भी स्टेट हैं उनमें टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में जो शब्द पहले एजुकेशन लगा हुआ है उसे समझ लेते हैं कि शिक्षा क्या है, ठीक है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किस एजुकेशन शब्द से बना हुआ है, जो किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर लैटिन में इस भाषा के शब्द के अर्थ की बात की जाए तो इसे बोलते हैं एडुकेयर या एडुसियर। इसका मतलब होता है नेतृत्व देना या बाहर लाना। अब बात करते हैं बाहर क्या लाना, तो मनुष्य के अंतर्गत अंतर्निहित या मनुष्य के अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं, क्षमताएं क्षमताओं को बाहर लाना, बाहर लाना, ठीक है। भाई किसी मनुष्य के बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि उसमें कैसा कैसा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके माध्यम से फिर उसके वो टैलेंट निकल के आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही बनता है कि शिक्षा जो एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या होता है कि सबसे जो कठिन टर्म बनता है वो ये बनता है कि इसमें जब परीक्षा में परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं, है ना। तो इन परिभाषाओं की आज हम लोग ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को कि एक भी क्वेश्चन परिभाषाओं से गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा को किस प्रकार देखा जाता था, यानी कि प्राचीन काल में, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा को कैसे देखा जाता है, तो प्राचीन में कहा जाता था कि सा विद्या या विमुक्त, यानी कि इसका अर्थ है परंपरागत 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 संसाधनों से संसाधनों से प्राप्त किया गया ज्ञान ही शिक्षा है, तथा यह मनुष्य के मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। यानी कि जो परंपरागत रूप से जो संसाधन से उनसे जो हम ज्ञान ग्रहण करते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, शिक्षा। वहीं जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। इसने कहा ऋषि मुनियों ने कहा ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, यानी कि ज्ञान या शिक्षा जो है वो मनुष्य का तृतीय नेत्र होती है। शिक्षा मनुष्य का तृतीय नेत्र है। ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, बिना शिक्षा के कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जानकारी के लिए ठीक है। अब चलते हैं कि शिक्षा की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है डगलस और हॉलैंड की। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। अगर इस परिभाषा को हम रटने बैठेंगे तो रट ही नहीं पाएंगे, रट भी लेंगे तो 4-6 दिन बाद हम लोग इसे भूल जाते हैं। तो इसे क्या करना है, इसकी ट्रिक बनाना है। ट्रिक कैसे बनाना है, देखिए। ट्रिक बनाना है हम लोगों को ऐसे। देखिए, जब भी हम कोई तैयारी करते हैं तो हमारी उस तैयारी में जो हमारा उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य से हिलाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्या करने के लिए, भटकाने के लिए या हिलाने के लिए। तो हॉलैंड से तो बन जाएगा हिलाना, ठीक है। और डगलस से बन जाएगा डगमग। डगमग, जैसे कोई बंदा आया, आप तैयारी में लगे हुए, वो बोलेगा भाई साहब आपका नहीं हो पाएगा, ऐसे तो उनका भी नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, ठीक है।
तो वो तुम्हारे मन में फिर क्या आएगा, अरे ये सही तो बोल रहा है। अगर तुम उसने हिलाने की कोशिश की और आप हिल गए तो आप क्या डगमग हो जाएंगे, और डगमगा गए तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे होगा परिवर्तन। और जैसे ही परिवर्तन हो गया फिर भाई साहब आप जो करने जा रहे थे वो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य था इस चीज को लिखने का, कि इस परिवर्तन से इसको जोड़ने का। ठीक है, अब जहाँ भी हमें परिवर्तन दिख जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि भाई डगमग और हिलाने से क्या हो जाता है, परिवर्तन। और हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन है डॉक्टर राधाकृष्णन की। इनको आप जानते होंगे, ये अपने प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, ये कहते हैं शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य के बिना शिक्षा अपूर्ण और अनिर्भर है। अगर आप अनिर्भर शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। अनिर्भर का मतलब है प्रोडक्टिविटी से, यानी कि उत्पादकता से, उत्पादकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है उसे कैसे हम लोग एसोसिएट कर पाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि देखिए, आपने अपने जीवन में राधा और श्री कृष्ण भगवान का नाम बहुत सुना होगा। तो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान से क्या कहती हैं, वो कहती हैं स्वामी, स्वामी आपने अगर मनुष्य और मनुष्य और समाज का समाज का कल्याण नहीं किया, नहीं किया, तो आप क्या हैं, अपूर्ण हैं, अपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए वो हमारे भगवान हैं तो हम उनसे ऐसी आशा रखते हैं कि वो मनुष्य के समाज और मनुष्य का कल्याण करें। तो राधा जी कहते हैं अगर आपने ऐसा नहीं कर पाया तो आप अपूर्ण हैं। अब देख लिए, आप इसे ऐसे यहाँ पे जुड़ लिए, निर्माण करना या कल्याण करना बात एक ही होती है। ठीक है, निर्माण करना या कल्याण करना बात एक ही है, यहाँ से जोड़ लेंगे इसे। ठीक है, बाकी मनुष्य और समाज को भी यहाँ से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो और राधा कृष्ण इसमें नाम आ ही गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अब ये परिभाषा आपकी एग्जाम में आएगी वो आप इसे गलत करके आए। ठीक है, डेफिनेशन याद हो या ना हो लेकिन आप क्वेश्चन टिक सही करके आएंगे। लास्ट में इस सेशन के लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो उनको पहले करके देख लेंगे यहीं पे सही हो पा रहे हैं या नहीं। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है फ्रेंडसन की। अब फ्रेंडसन महोदय क्या कहते हैं, फ्रेंडसन कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज के यहाँ पे होगा कल्याण से है, समाज के, मिसप्रिंट है यहाँ पे, कल्याण से है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ट्रिक बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि देखिए आजकल के जो आजकल के फ्रेंड हैं वो दोस्ती या संबंध क्यों बनाते हैं, बताइए। आजकल के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं वो संबंध क्यों बनाते हैं, वो संबंध बनाते हैं अपने और समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इसीलिए तो बनाते हैं। बताइए, और वो कुछ नहीं चाहते। अपने समाज से मतलब है अपने दोस्तों के कल्याण के लिए, ऐसे आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अब आजकल से हो जाएगा आधुनिक। ठीक है, फ्रेंड से हो गया फ्रेंडसन, संबंध आपका आया है इसमें संबंध बनाते हैं, और अपने से मतलब व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और समाज के कल्याण के लिए, यानी कि अब मुझे नहीं लगता कि आप इस डेफिनेशन को भूलें। आजकल के जो फ्रेंड हैं वो संबंध अपने और समाज के कल्याण के लिए बनाते हैं, और दूसरा उनका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन है यूलिच महोदय की। ये कहते हैं शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। इसे समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता।
देखिए, सबसे पहले ये डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो एक चीज हम लोगों को याद आती है। क्या आती है? आपने एक डेफिनेशन और सुनी होगी जो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटी में आती है, और जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन साहब की है, लिंकन की, और किसकी? प्रजातंत्र या लोकतंत्र की जो परिभाषा है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की। तो उसमें क्या कहते हैं ये, कि जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन या प्रशासन होता है। तो ये चीज वो वहाँ पे कहते हैं। तो वहाँ पे जनता शब्द रिपीट होता है, और यहाँ पे यूलिच महोदय कह रहे हैं उसमें व्यक्ति शब्द रिपीट हो रहा है। तो आप या से इसे एसोसिएट कर सकते हैं कि 3 बार या आया है। ठीक है, तो ऐसे इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। यूलिच में या आया है तो 3 बार जब इसका रिपीट होगा तो मान लीजिए इन्हीं की परिभाषा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है गांधी जी की। गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। अब इसे भी हम लोग कहीं ना कहीं एसोसिएट करेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे इनकी ट्रिक। इनकी ऐसे बनाएंगे, देखिए बनाएंगे कि जो गांधी जी थे, गांधी जी की गांधी जी की 3 चीजें अच्छी थी। 3 चीज अच्छी थी, 3 चीज सर्वोत्तम थी, सबसे उत्तम मतलब। ठीक है, वो क्या क्या थी? वो थी भाई साहब, उनकी आत्मा, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क। भाई उनके पास इतना अच्छा मस्तिष्क था, मस्तिष्क, तभी तो वो 1915 में भारत वापस आके और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ उसे सफल बनाया। फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन, उसे भी सफल बनाया। फिर असहयोग आंदोलन भी उन्होंने सफल बनाया। तो ऐसे प्रकार कहीं ना कहीं उनका मस्तिष्क शार्प था, इसीलिए तो ये काम कर पाए, है ना। और उनकी आत्मा कैसी थी? अहिंसावादी आत्मा थी। यानी कि उनकी जो 3 चीजें थी, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क, वो कहीं ना कहीं सर्वोत्तम थे। तो इस सर्वोत्तम से हम इस सर्वोत्तम को जोड़ लेंगे, और बाकी ये 3 शब्द हैं जो वो भी आ रहे हैं, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। तो इस प्रकार आप ये डेफिनेशन भी नहीं भूलने वाले हैं। अब चलते हैं, शिक्षा की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द है, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो साइकोलॉजी शब्द की अगर बात की जाए तो ये यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी भाषा के 2 शब्द, अगर इस साइकोलॉजी शब्द को डिवाइड किया जाएगा तो 2 शब्दों में होगा। एक तो होगा साइकी और एक होगा लॉगस। अगर साइकी की बात की जाए तो इससे बोलते हैं सॉल, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ये परफिक्स है कि जिस भी शब्द के पीछे लग जाएगा तो वो कहीं ना कहीं स्टडी, अध्ययन का रूप धारण करवा देता है। उसका मतलब ही होगा अध्ययन करना। तो सावल मीन्स होती है आत्मा, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। यानी कि ये बन जाता है कि आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है, या साइकोलॉजी का कहलाता है, आत्मा का अध्ययन। अब बात की जाए कि ये परिभाषा किस शताब्दी में आई, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान, विज्ञान। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 3 नाम और लिखे हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? डेकार्टी, प्लेटो और अरिस्टोटल। ये क्यों लिखे हुए हैं? तो भाई इन लोगों ने ही माना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। अब इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लिख लीजिए, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इन्हें। देखिए क्या होता, क्या है, एक लड़की है तो उसकी शादी वाले आते हैं, ठीक है, और उस लड़की का नाम है आत्मा। तो उसके पिताजी बोलते हैं लड़की से, अरे आत्मा, जब शादी वाले आ गए तो बोलते हैं, अरे आत्मा, अरे आत्मा, प्लेट डेकोरेट करो, प्लेट डेकोरेट करो। क्यों भाई, चाय पानी की तो पूछी जाएगी ना। तो
अरे से हो जाएगा अरिस्टोटल, अरिस्टोटल हो जाएगा, ठीक है, या अरस्तु हो जाएगा, एक ही नाम है। आत्मा से आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। प्लेट से हो जाएगा प्लेटो, ठीक है। डेकोरेट से हो जाएगा डेकार्टी। यानी कि हमारी ट्रिक में तीनों लोग आ गए। इन्होंने क्या कहा, वहीं आत्मा शब्द आएगा, आ जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्लेटो, डेकार्टी और अरिस्टोटल ने आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना था, मनोविज्ञान को, ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब बात करते हैं मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए, बात है 17वीं शताब्दी की। कब की है? 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने माना कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं, वो किसका विज्ञान है, वो मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है। और आत्मा का विज्ञान क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब बात करते हैं तो इनको कैसे लर्न करना है। तो देखिए, अगर आपको अपना मस्तिष्क मस्तिष्क कैसा करना है, शार्प या तेज करना है, मस्तिष्क कैसा करना है, तेज, तो उसे आपको क्या करना होगा, पंप करना होगा। जितना पंप करोगे तो मस्तिष्क कैसा हो जाएगा आपका, तेज हो जाएगा। तो ठीक है, मस्तिष्क को पंप से रिलेट कर लेंगे तो मस्तिष्क पंपोनोलॉजी आपको लर्न हो जाएगा। बाद में इस परिभाषा को भी या इस मान्यता को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसकी प्रकृति और स्वरूप को किसी ने इसका निश्चित नहीं था, ठीक है, तो इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। आगे जब और चलते हैं तो आगे 19वीं शताब्दी में, कब, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया, चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। अब माना किस किसने है, तो वो माना था, यहाँ पे ये 16 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो माना किसने, ये बाइब्स ने माना, विलियम जेम्स ने माना, और विलियम बुंट ने, और जेम्स सल्ली ने, यानी कि 4 लोगों ने माना। लेकिन हमें कैसे याद रह पाएगा कि 4 लोगों ने माना? तो उसके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है, उसे आप लोग देख लीजिए, कभी नहीं भूलने वाले हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि बीवी ने 3 बार 3 बार चेताया कि साली से बात ना करो, ठीक है, साली से बात ना करो। भाई बीवी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो साली से बात करने में लगे रहते थे। तो 3 बार, यानी कि 3 बार बा बा शब्द आएगा, एक ये, एक ये, एक ये। तो तीनों से हम क्या एसोसिएट करेंगे कि एक से तो वाह हो जाएगा वाइफ्स, एक से हो जाएगा विलियम जेम्स, एक से हो जाएगा विलियम बेंट, और चेताया से चेतना हो जाएगा, और वहीं साली से हो जाएगा जेम्स सल्ली, जेम्स सल्ली, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये भी डेफिनेशन हम लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में उतर जाएगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं जो चेतना शब्द है, समस्या क्या रही इसमें। चेतना शब्द है, इसका अर्थ में सभी लोग एक मत नहीं हो पाए, ठीक है। चेतन मन कई प्रकार के होते हैं, एक चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो इस चीज के कारण इस ये भी जो मान्यता थी वो सर्वमान्य नहीं हो पाई, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आगे होता है कि 20वीं शताब्दी में ये देखिए लिखा हुआ है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कैसे माना गया, व्यवहार के रूप में मान्यता दी गई। और ये मान्यता सर्वमान्य थी, बहुत से लोगों ने मानी। तो इस मान्यता के बारे में जो वुडवर्थ महोदय हैं वो लिखते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी कि हम ऐसे देख पाएंगे कि शुरुआत से अंत तक क्या हुआ। पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग किया, फिर उसने मन को त्याग, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। अब वो क्या मानते हैं, व्यवहार,
व्यवहार के विज्ञान को मानते हैं। ये 16वीं शताब्दी है, इस शताब्दी में 20वीं आप लोगों के दिमाग में आ हो 18वीं शताब्दी को बैलेजर से भी जाना जाता है, बंजर एज, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, और ये कथन इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए ढंग से। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब हमने क्वेश्चन रखे हैं, तो आप लोग देखिए और उन्हें टिक करके देखिए, टिक कर पा रहे हैं क्या ना? अभी तक जो भी समझा है वो आप लोगों के दिमाग में उतरा है या नहीं? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? ठीक है, एजुकेशन शब्द वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, लैटिन भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है कि प्रश्न नंबर 2, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज के कल्याण से है, यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिक याद आ रही होगी, एक बार पढ़िए और आपको ट्रिक बिल्कुल याद आ जाएगी। मन की आंखों से देखिए क्या लिखा हुआ है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज के कल्याण से है। तो आजकल के फ्रेंड क्या करते हैं, आजकल के फ्रेंड जैसे और फ्रेंड आया तो हम क्या मार देंगे, फ्रेंड सन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। परिभाषा किसकी है? क्या शब्द आया इसमें? परिवर्तनों। और परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन होगा जब आपको कोई हिलाने की कोशिश करेगा और आप डगमगा जाएंगे। ठीक है, आप डगमगा गए तो क्या होगा? परिवर्तन। और डगमग और हिलाने से क्या बन गया? डगलस और हॉलैंड। आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य के बिना शिक्षा अपूर्ण और अनिर्भर है। भाई, शिक्षा को आप बड़ा गौर से देखिए। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं मन की आंखों से एक बार देखेंगे तो बिल्कुल जो आपको ट्रिक बताई थी वो इसमें दिखने वाली है आप लोगों को। और आप लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए कैसा वीडियो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, तो किसने कहा था? राधा जी ने कहा था श्री कृष्ण से। क्या कहा था? कि आपको मनुष्य और समाज का क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं स्वामी, तो आप अपूर्ण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप टिक कर देंगे, किस का है? यूनानी भाषा का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। गांधी जी की 3 सर्वोत्तम चीज क्या क्या थी? तो आप ट्रिक से बिल्कुल पहुंच जाएंगे सही स्थान पर। उनकी 3 जो चीजें थी, वो सर्वोत्तम चीजें थी, वो थी आत्मा, मस्तिष्क, मस्तिष्क और शरीर। ठीक है, कैसी थी? सर्वोत्तम। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा गांधी जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा आत्मा के, यहाँ पे का नहीं के होगा, आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया? आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो हम लोगों को देखना होगा किया किस किसने था। तो अरे आत्मा, ट्रिक क्या थी? अरे आत्मा, अरे आत्मा, प्लेट डेकोरेटो, प्लेट डेकोरेट करो, डेकोरेट करो। ये अरे से हो गया अरिस्टोटल, आत्मा से हो गया आत्मा के विज्ञान के रूप में माना है इन लोगों ने। ठीक है, प्लेट से हो गया प्लेटो, डेकोरेट से हो गया डेकार्टी, बचा क्या? पेम्पोनजी। यही हो गया हमारा क्या आंसर?
ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में नहीं स्वीकारा है। ठीक है, नहीं स्वीकारा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई थी चेतना के विज्ञान में, तो वो क्या बनाई थी, बीबी ने कितने बार भाई चेताया था, बीबी ने 3 बार चेताया, 3 बार चेताया कि साली से बात ना करो भाई, साली से बात ना करो, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। तो एक बी से क्या हो जाएगा, वाइफ्स। ठीक है, और एक बी से हो जाएगा विलियम बॉन्ट, और सल्ली से हो जाएगा साली। बचा क्या, डेकार्टी। तो हमारा आंसर क्या होगा, डेकार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में कब स्वीकार आ गया। बड़ा ही आंसर कुछ आसान सा क्वेश्चन है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 17वीं शताब्दी में क्या माना गया था, मन और मस्तिष्क का, मन और मस्तिष्क का, ठीक है, विज्ञान माना गया मनोविज्ञान को। 18वीं शताब्दी में कुछ भी नहीं माना गया, ये बंजर एज थी। बाकी 20वीं शताब्दी की बात की जाए, 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में क्या माना गया था, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार का विज्ञान। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को अपनाता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है। तो इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन कहीं ना कहीं पसंद आया होगा। आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं तो ऐसी आशा करता हूँ आपके 10/10 सही हुए होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप आपसे आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और इसमें कुछ सुधार किया जाए, बाकी आपको ट्रिक कैसी लगी, मेथड कैसा लगा, एक बार कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा टाइप करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आप लोगों से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से, और आगे मैं भी ऐसे ही ट्रिक से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।